साथियों नमस्कार। बांग्लादेश में और बांग्लादेश को लेकर भारत में घटनाक्रम काफी तेजी से चल रहा है और ये घटनाक्रम जिस तरह से सामने आया है और जो नए नए तथ्य नई नई बातें उजागर हो रही हैं उसमें कुछ ऐसे मुद्दे कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हम सबको मिलकर उन पर विचार करने की जरूरत है और विचार करने के साथ साथ ये भी जरूरत है कि हम सजग रहे, सावधान रहें कुछ ऐसी ताकतों से। और जब मैं इन ताकतों की बात करती हूं तो मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रही। ये ताकत हमारे आपके बीच मौजूद है और इनमें बहुतों को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। तो साथियों, पिछले अड्डा में हम ये बात कर रहे थे और मैंने आपको कुछ तथ्यों के साथ ये दिखाया था और आप सब भी सोशल मीडिया में लगातार देख रहे होंगे कि किस तरह से जब शेख हसीना को ढाका छोड़कर निकलने को मजबूर होना पड़ा तो 1 घंटा भी पूरा नहीं गुजरा था, 1 घंटे से भी कम समय में शेख हसीना के वहां तख्ता पलट होने के तुरंत बाद भारत में एक ऐसी टूल किट ट्रिगर की गई, एक ऐसी टूल किट को चलाया गया कि जैसे बांग्लादेश में जो हुआ है काश वो भारत में भी हो जाए, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत में क्यों नहीं हो रहा, और कैसे शेख हसीना के रेजिम को भारत में भारत सरकार और मोदी सरकार से इसमें समानताएं बनाने का प्रयास किया गया। आप अच्छी तरह जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश दो अलग देश हैं। हमारी राजनीति, हमारे हालात, हमारा समाज, हमारी डेमोग्राफी, हमारी संस्थाएं, सब कुछ अलग है। फिर भी जबरदस्ती ऐसा एक डिस्कोर्स, एक पूरी चर्चा निर्माण कर दी गई कि किस तरह से ये दोनों में समानताएं दिखाई जाए, और कुछ तो इस हद तक चले गए कि भाई आखिर हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा। शायद वो समझ नहीं रहे कि क्या कह रहे हैं, शायद वो ये नहीं जान रहे कि ढाका में जो हो रहा है वो यहाँ भी हो, ये कहने का इसका अर्थ क्या होता है। या शायद वो जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि यहाँ ये नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कुछ ताकतों के लिए एक फ्रंट, एक प्रवक्ता का काम कर रहे हैं, उसकी एक भूमिका निभा रहे हैं। तो इसी को आगे लेकर बात करनी है साथियों, क्योंकि जैसा मैंने कहा मामला रुका नहीं है, घटनाक्रम आगे चल रहा है। तो पहले दिन का टूल किट क्या था? टूल किट नंबर 1 कि ये दिखाने का प्रयास हो कि जो हसीना के साथ हुआ वही यहाँ होना चाहिए, और उसमें समानताएं बनाने का प्रयास जबरदस्ती का, और बड़े ही एक सटल और इंटेलेक्चुअल उसमें उसको एक जामा पहना के उसको एक बहुत ही एक गंभीर और पॉलिटिकल एक डिबेट की तरह बनाया गया। सुनने वाले को ऐसा लगेगा कि कितना सही कहा जा रहा है। और फिर टूल किट नंबर 2 यानी दूसरे दिन, यानी मंगलवार को, उस दिन क्या टूल किट उठाया गया? क्योंकि पहले दिन शेख हसीना के ढाका छोड़ते ही जिस तरह की दिल दहलाने वाली तस्वीरें आईं, जिनमें यह साफ नजर आ रहा था कि शेख हसीना को तो तख्ता पलट कर दिया गया, लेकिन उसका जो गुस्सा, उसका जो पूरा वायलेंस जो है, वो मकसद था शेख हसीना को सत्ता से हटाना, लेकिन उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? वहां के अल्पसंख्यक, यानी वहां के हिंदू। और हिंदुओं पर हमले को लेकर पिछले अड्डा में हम इसका जिक्र हम कर चुके हैं, लेकिन आज फिर इस पर बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि पहले तो शेख हसीना को लेकर टूल किट चलाई गई और फिर हिंदुओं पर हमले को लेकर भी एकदम से टूल किट सक्रिय हो गई। आप सुनकर ये हैरान रह जाएंगे कि जिस मुद्दे पर देश में, हमारे यहाँ भारत में लोगों को सबसे ज्यादा चिंतित होना चाहिए, उस मुद्दे पर वो उल्टा उन लोगों के पक्ष में खड़े होते नजर आए जो कि ये हिंसा और ये जेनोसाइड चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाने की जो कोशिश है, उसके बदले में उसके पक्ष में खड़े होते नजर आए। अब सीधे सीधे तो कोई नहीं कहेगा कि हम पक्ष में खड़े हैं, लेकिन जब आप उसके
उसको लेकर कुछ इस तरह के तर्क गढ़ते हैं और वो तर्क के बाद एक कैंपेन सा चलाते हैं, तो साफ है कि आप उसको कवर फायर दे रहे हैं। तो ये कैसे किया गया? सुबह से ही मंगलवार को ये प्रयास शुरू हो गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की बातें जो हैं वो बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही हैं, और जो भी था अब समाप्त हो चुका है, और किस तरह बांग्लादेश का समाज अपनी सदाशयता को लेकर के और हिंदुओं को सुरक्षा देने और प्रोटेक्ट करने में बाहर निकला है। अब साथियों, अगर ये सच है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हर समाज में मेजॉरिटी का ये जिम्मेदारी होती है कि वो माइनॉरिटी पर अगर थ्रेट है, खतरे हैं, तो उनको सुरक्षा दे, और आर्मी और पुलिस जब आएंगी तो आएंगी, कम से कम समाज ऐसे मौकों पर सामने आकर मदद करे। तो ये कैसे किया गया? दिक्कत ये है साथियों कि ऐसा हो तो ये बहुत अच्छी बात है, पर क्या वाकई ऐसा हुआ है क्या? सवाल ये है। ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह, बल्कि रात से ही ये कैंपेन, ये दूसरा टूल किट शुरू कर दिया गया कि कुछ तस्वीरें दिखाई गई जिसमें कुछ जमाती नजर आ रहे हैं। एक जगह वो एक मंदिर के बाहर मंदिर को की पहरेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरी जगह वो कुछ हिंदू मोहल्ले हैं, वहां पर बैठकर लोगों को सुरक्षा की भावना उनमें हो, इसके लिए वो वहां उनसे बातचीत कर रहे हैं, वहां उनके साथ खड़े हैं। और कहीं कहीं बीएनपी के, बांग्लादेश नेशनल पार्टी के, यानी खालिदा जिया की पार्टी के एक हिंदू नेता की बाइट चलाई गई, ये कहते हुए कि हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और हम अपने पूजा स्थलों की पहरेदारी कर रहे हैं और कहीं चिंता की कोई बात नहीं है, तो हिंदुओं पर हमले के खबरों को सुना ना जाए। अब जैसा मैंने पहले कहा, अगर ये बात सच होती तो इससे अच्छा क्या हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ लगातार कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं कहूंगी कि बहुत साहसी लोग हैं, क्योंकि जिस हालात में वो खड़े हैं, आप और हम कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने कितना साहस उन्होंने दिखाया है। वो लगातार मंगलवार देर रात तक, आपने तो सुबह की तस्वीरें देखी जिसमें कहा गया कि देखो जी अब तो सब ठीक हो गया और हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सब जमाती इकट्ठा हो गए हैं। वास्तविकता क्या है कि मंगलवार देर रात तक हमने देखा कि वहां पर लगातार हिंदुओं के मकानों पर हमला, जिन मकानों में हिंदू कन्याएं, महिलाएं हैं, उनको घेर कर उनको डराने धमकाने, हमला करने की खबरें। चुन चुनकर हिंदुओं के जो दुकानें हैं, जो व्यावसायिक उनके कहीं भी वो व्यवसाय करते हैं, उसको तोड़ ताड़ के लूटपाट, उसको वहां लूटपाट करने और डैमेज करने की खबरें, और हिंदू पूजा स्थलों को जानबूझकर डैमेज करना, मूर्तियों को खंड खंड कर देना और मंदिरों को बर्बाद करना, वहां ऐसे काम करना जिससे आस्था को चोट पहुंचे। ये सारी तस्वीरें आई हैं, ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है, इसका विजुअल एविडेंस है। और बांग्लादेश के ही अखबार रिकॉर्ड पे ये कह रहे हैं कि 27 जिलों में इतनी घटनाएं वो सामने आई हैं। अब आप ही बताइए साथियों, अगर ऑन रिकॉर्ड 27 जिलों में हमले की खबर है, विजुअल एविडेंस, वीडियो और फोटोग्राफ है हमलों का, तो वास्तव में मामला कितना गंभीर होगा। क्योंकि हम और आप ये जानते हैं कि जिस हालात में अभी बांग्लादेश का माहौल है, वहां हर चीज को रिकॉर्ड करना और बाहर भेज पाना भी इतना आसान नहीं होगा। जो लोग भी ये कर रहे हैं वो बहुत बड़ा खतरा मोल लेकर ऐसा कर रहे हैं। तो बांग्लादेश का मीडिया, बांग्लादेश में रह रहे हिंदू बार बार गुहार लगा रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं और इस बात के साक्ष्य दे रहे हैं कि कैसे उन पर हमला हो रहा है। वीडियो क्लिप्स आ रही हैं, मंदिरों के फोटो आ रहे हैं डैमेज होने के, मूर्तियां खंड खंड कर दी गई हैं, उल्टे सीधी हरकतें मंदिरों में की जा रही हैं, डैमेज किया जा रहा है। लोग डर के मारे एक जगह इकट्ठा होकर पहरेदारी कर रहे हैं कि कोई हमला ना करे। और हमारे यहाँ भारत में
हमारे सो कॉल्ड लिबरल, जो वास्तव में लिबरल तो है नहीं लेकिन खुद को लिबरल कहने में उन्हें अच्छा लगता है, वो क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की खबर जो है वो तो बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, आरएसएस का प्रोपेगेंडा है, इसको मत सुनो। यानी आंख मूंद लो और ये समझ लो कि समस्या खत्म हो गई। और ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको ये टूल किट दिया गया है, क्योंकि उनको रोज एक नया अभियान चलाना है ऐसे मुद्दों को लेकर के, क्योंकि वो समझते नहीं कि जो ये कर रहे हैं इसका डैमेज कितनी दूर तक जा सकता है। तो साथियों, एक एक घटना का ब्यौरा देना तो संभव नहीं है, लेकिन ये यहां दोहराना चाहूंगी कि सोमवार को शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद मंगलवार रात तक हिंदुओं पर हमले की लगातार सूचनाएं आ रही थी, और फिर भी भारत में एक वर्ग ये क्यों बार बार कहना चाह रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है? उसका क्या इंटरेस्ट है सच्चाई को झुठलाने में? क्या इसलिए क्योंकि जो ताकतें वहां ये सब गड़बड़ी करने को फंड कर रही हैं और उसके पीछे हैं, वही ताकतें इन लोगों के साथ भी हैं, या यूं कहिए कि ये लोग उन ताकतों के हाथों में खेल रहे हैं। वरना क्या कारण हो सकता है कि अगर हिंदुओं पर हमला हो रहा है तो नहीं हो रहा है इस बात का दावा किया जाए? इसके पीछे कोई तो मंशा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये लोग टूल किट चला रहे हैं कि बांग्लादेश में कुछ नहीं हो रहा, हिंदू मजे में है। विदेश मंत्री सदन के पटल पर दोनों सदनों में खड़े होकर उन्होंने ये बोला है कि माइनॉरिटीज पर हमलों की जो खबरें हैं वो बहुत विचलित करने वाली हैं और हम उसको लेकर कंसर्न्ड हैं, चिंतित हैं। तो आप ही बताइए कि हम किसकी बात माने? क्या विदेश मंत्री के पास आधिकारिक सूत्रों से जो सूचना आई होगी वो सही है, कि ये इधर उधर उल्टे सीधे पोस्ट करने वालों की बात माने? और आखिर में एक छोटी सी बात कहकर आज का अड्डा हम समाप्त करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं आप भी हमसे अपने विचार साझा करें इस बहुत ही महत्वपूर्ण पूरे घटनाक्रम पे। और अंतिम बात यह है साथियों कि लगातार ये लिखा गया, बोला गया, दावा किया गया कि जो सो कॉल्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, जो स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कितना था ये अब हम और आप अच्छी तरह देख चुके हैं। ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट इसलिए था क्योंकि शेख हसीना एक डिक्टेटर की तरह शासन कर रही थी और उनके खिलाफ गुस्सा था। ये बताइए साथियों, अगर ये शेख हसीना के खिलाफ गुस्सा था तो शेख हसीना का तो तख्ता पलट हो गया और वो ढाका से निकल चुकी, तो फिर दूसरे दिन 24 घंटे बाद भी ये हिंसा क्यों जारी है? अब किसके साथ परेशानी है? सूचना तो ये बता रही है कि शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद भी 125 से ज्यादा लोगों को पर हमले हुए हैं। तो अब किस बात की नाराजगी है? यानी मकसद उससे आगे कुछ है। और सबसे बड़ी बात, शेख हसीना क्या हिंदू हैं क्या? अगर शेख हसीना की सरकार को लेकर गुस्सा था, गुबार था और उनका तख्ता पलट हो गया, तो इसका खामियाजा बांग्लादेश में रहने वाला हिंदू क्यों भुगत रहा है? और हिंदुओं पर अटैक करके ये जो जमात का कैंपेन है, ये क्या संदेश हमें दे रहा है? इसको अगर अभी भी हमारे देश का एक वर्ग समझने को तैयार नहीं है, तो मैं फिर वही उदाहरण दोहराऊंगी कि ये वो लोग हैं जो समझते हैं कि आंख मूंद लेंगे तो खतरा चला जाएगा। ये नहीं जानते कि जो खतरे के सामने आंख मूंद लेगा वो सबसे पहले मारा जाएगा। नमस्कार, अगले अड्डे पे हमारे साथ फिर हमसे जुड़िएगा, हमें सब्सक्राइब